हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के अब तक जितने भी क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं उन सबको देखने वाले हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिएवल, साइंस, इन सब का वीडियो लाया हुआ है। उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों ने अगर अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखना। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, अगर पहली बार आप इस मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में। वहाँ पे पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 जो आने वाला था, इस अधिवेशन में कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे, और उन लोगों ने मनाया था। तो इस वजह से कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को भी 26 जनवरी के दिन ही लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियाँ हैं? तो भारतीय संविधान के जो है मूल पाठ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, जो कि अब बढ़ गई हैं और 12 हो गई हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। देखिए, संविधान में लगभग 450 से भी अधिक अनुच्छेद हैं, पर ये जो अनुच्छेद है ना, ये उपखंडों में है। जैसे कि आर्टिकल 19 है तो 19A, B ऐसे करके टोटल मिलाकर 450 है, लेकिन जो मूल अनुच्छेद है वो 395 है। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने याद किया 395 और एग्जैक्ट अगर आपको ऑप्शन में 395 कहीं है ही नहीं, 400 से अधिक ऐसे करके है, तो आप लोग सोचोगे कि 395 ही था। ऐसा नहीं है, 395 अनुच्छेद है मूल, लेकिन सबको मिला करके जो भी उपखंड हैं, छोटे छोटे जो पार्ट्स करके जोड़े गए हैं इन अनुच्छेदों में, उन सब टोटल मिला करके ये 400 से भी अधिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 300, 350, 400 से अधिक, 500। अभी मैंने बताया 400 से अधिक आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है। तो यहाँ पे संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, उसी को धर्मनिरपेक्ष लिखा है यहाँ पर, और प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक। तो सार्वभौमिक, समाजवादी, CA ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रस्तावना याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे वैसे ही। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान के तहत जोड़ा गया? तो प्रस्तावना जो मूल प्रस्तावना था उसमें समाजवादी शब्द नहीं था, इस शब्द को जोड़ा गया है बाद में। तो ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो देखिए, भारतीय संविधान में अब तक ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, और ये 42वां संविधान संशोधन था 1976। इसके तहत जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इस 3 शब्दों को जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। गाइस, अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर करो। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? अगर कोई नया राज्य बनाना है तो संवैधानिक संशोधन के लिए इसमें कैसा बहुमत चाहिए? साधारण 2/3, 3/3, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसरण, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, नए राज्यों के निर्माण के लिए संशोधन के हेतु अनुच्छेद 368 के तहत कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, बल्कि संसद जो है ये साधारण बहुमत से
किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत से भी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये दोनों जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है। आर्टिकल 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये दोनों ही जो है मौलिक अधिकार ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशी को नहीं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों का अधिकार, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, ए और 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार अपने निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ये किस आर्टिकल के तहत एक मौलिक अधिकार है? तो 19(1) का ए, अनुच्छेद 19(1) के ए के तहत निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार को कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है ये के द्वारा मतलब बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और इसी अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, जो लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। तो ये जो शिक्षा का अधिकार था ये किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? संशोधन करके जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो कौन सा मानव अधिकार है जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है? तो सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार ये मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार भी है और मानव अधिकार भी है। ठीक है, तो इसका आंसर ए एंड सी दोनों ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों के निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसके तहत जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, और ये दोनों जो है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसको संसद के द्वारा पारित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो वो जो मानव अधिकार भी है और मौलिक अधिकार भी है। तो सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये दोनों जो है मानव अधिकार भी है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत भी आता है। इसका आंसर ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता ये दोनों सूचीबद्ध है। ठीक है, 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन
1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस तरह से करते हैं? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन आएगा? तो संविधान में ये कहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस पर उपराष्ट्रपति रहेंगे, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ये दोनों ही अगर अनुपस्थित हैं किसी भी कारणवश, तो इनका पद अगर खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों ही का पद खाली होगा तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहेंगे? भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो रहेगा। नेक्स्ट है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या कर्म है? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है ये भारत की राष्ट्रपति बनी थी, तो इनका कर्म कौन सा था? 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ था, और 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है ये राष्ट्रपति के रूप में किस कर्म में ये इन्होंने शपथ लिया था? तो 13वां कर्म था वो राष्ट्रपति का, और व्यक्ति अनुसार कौन सा कर्म था? तो व्यक्ति अनुसार 12वां था। ठीक है, नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो कोई भी विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वो एक अधिनियम कब बन जाता है? तो एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो अधिनियम तभी बन पाता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं हस्ताक्षर करके। तो देखिए, जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो कोई भी विधेयक जो है अधिनियम तब बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है। नेक्स्ट है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रमांक है? तो हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 13वां क्रमांक है, और व्यक्ति अनुसार 12वां। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो वो भारत सरकार का कौन सा ऐसा अधिकारी है जो संसद का सदस्य तो नहीं है लेकिन उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये है अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। ये संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन किसी भी सदन में बैठक में बैठ सकता है और बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। ठीक है, मत नहीं दे सकता, मत देने का अधिकार इसको नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है कि सदस्य संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो ये सही है। अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत का महान्यायवादी किसी भी संसद में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, मत नहीं दे सकता लेकिन। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो अगर कोई एमपी जो है वो लगातार 60 दिन की अवधि तक जो है वो सदन की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसको उसकी सीट को जो है रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो कितने दिन के लिए लगातार? 60 दिन, मतलब कि 2 महीना। नेक्स्ट है, राज्यसभा में होते हैं कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में? तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिसमें से 12 सदस्य को जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान में जो है राज्यसभा में 250 सदस्य
को रखने की बात की गई है, जिसमें से 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अभी, लेकिन रिसेंट में 250 नहीं है, 245 ही हैं, लेकिन हो सकते हैं 250 मतलब रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त होता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो राज्यसभा का जो कार्यकाल है ये समाप्त होने का विषय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 83 के 1 के तहत राज्यसभा का विघटन कभी नहीं किया जा सकता। यह एक अस्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होती है, इसका कभी विघटन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा समाप्त होने का विषय नहीं है। नेक्स्ट है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो किस सभा का अध्यक्ष जो उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। परंतु इनका निर्वाचन जो है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा का जो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो इसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर जो है विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। तो देखिए, गलत कथन बताना है हमें। तो ये धन संपत्ति धन विधेयक के मामले में जो है राज्यसभा शक्तिहीन होती है, क्योंकि ये धन विधेयक को चाहे तो वापस भी लौटा सकती है, तो उसको ये शक्ति दी गई है। तो यह इससे पता चलता है कि ये राज्यसभा जो है वो धन विधेयक के मामले में शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये कथन गलत है। धन विधेयक की जो शुरुआत की जाती है ये लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं होता। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, ये कथन सही है। लोकसभा पारित करके राज्यसभा को भेजती है और राज्यसभा 14 दिन के अंदर विधेयक को पारित करता है या चाहे तो उसे वापस करता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है या उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ये भी कथन सही है। तो हमारा गलत कथन कौन सा है, गलत कथन है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों, लोकसभा राज्यसभा तथा दोनों के संयुक्त सत्र में। तो धन विधेयक को जो है पेश करने की बात हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। नेक्स्ट है, लेखा अनुदान किस लिए बना है। लेखा अनुदान को जो है बनाया गया है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगर देखिए सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आता है और नया सरकार जो है वो विधेयक को तुरंत नहीं ला पाता है बजट को, तो उसी विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही उससे जब रुपयों की आवश्यकता होती है, तो आर्टिकल 116 में लोकसभा को जो है लेखा अनुदान पारित करने का अधिकार दिया गया है कि वो लेखा अनुदान पारित करके और एक अग्रिम राशि मंजूर करती है सरकार के लिए। तो लेखा अनुदान क्या है कि जब सरकार का वित्तीय वर्ष के अंत में विधेयक तुरंत नहीं ला पाती है सरकार, उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, तब लेखा अनुदान संसद के द्वारा लोकसभा के द्वारा लाया जाता है। तो लेखा अनुदान क्या है कि बजट पारित लंबित जब होता है जब और उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, तो निधि आवंटन के हेतु लेखा अनुदान बना है। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत करती है किसको। लोक लेखा जो समिति है ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। लोकसभा के इसमें जो है लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, गलत कथन बताना है हमें फिर से।
तो कथन देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालत की सुनवाई कर सकता है। तो हमें गलत कथन बताना है। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई करता है। ये जो कथन है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई करता है, ये गलत कथन है। सशस्त्र सेना अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट मार्शल की भी अपील की जा सकती है। तो ये वाला कथन हमारा गलत है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है या संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो वो राज्यपाल होता है। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है आर्टिकल 154(1) के अनुसार। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? तो एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय, इसका मानस पुत्र क्या है? मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र क्या है? तो भारत में चलित न्यायालय जो है ये 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुनाहाना में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया था। और इसका शुभारंभ उस टाइम भारत के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश थे KG बालकृष्णन, इन्होंने किया था। इसका उद्देश्य था सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना। लेकिन इस प्रकार के न्यायालय की परिकल्पना जो है वो सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। तो भारत में चलित न्यायालय का मानस पुत्र कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आर्टिकल 352 के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो मतदान की जो सीमा थी वो 21 वर्ष थी, इसको घटा करके 18 वर्ष कब की गई? तो ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई। नेक्स्ट है, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 से पहले जो है 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं थी, लेकिन बाद में संशोधन करके अब 22 हो गई है। ठीक है, तो ये है कि 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, पहले 18 थी अब 22 है। ठीक है, तो 22 याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। नेक्स्ट है, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC के द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ये तो आप सबको पता होगा। तो हम लोग पूरे क्वेश्चन को के द्वारा देखते हैं कि CDP 1952 में CDP यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में NES राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC ने राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है, किस समिति का गठन किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था, और इसी ने जो है ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है?
केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन और कानून की एकरूपता का परिचायक है। लेकिन ये जो है बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है, बल्कि छोटे देशों के लिए आदर्श है। ठीक है, तो केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए जो निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही नहीं है, तो ये बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है, बल्कि छोटे देशों के लिए आदर्श है। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था नवंबर 1957 में। और इसी के अनुसार जो है ये 3 स्तरीय प्रणाली 3 स्तरों पर चली, जो पंचायती राज संस्थाओं का गठन होता है। इसमें जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। ठीक है, तो जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है, जो कि ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के बीच संपर्क स्थापित करती है। नेक्स्ट है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति सिर्फ और केवल क्या है? प्रशासनिक प्राधिकारी है। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो 14 अगस्त 2017 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। नेक्स्ट है निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी है। वो 5 अस्थायी कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना। तो फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, जर्मनी जो है ये इसका सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेल्सन ने की थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लंदन में है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन क्या है? ये एक मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। इसको सिन्हुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? येलो बुक कहा जाता है फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को। नेक्स्ट है भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ पे हुई थी? तो भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में की गई थी। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो ये संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में एक सही क्रम बताना है। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, देखिए यहाँ जनवादी आ गया, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, जनवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? हम भारत के लोग शब्दों से, जिसका अर्थ है कि जनता ही सर्वशक्तिमान है। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? क्योंकि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की क्या प्रकृति है? कि भारतीय संविधान जो प्रकृति में संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। ठीक है, प्रकृति में संघीय है लेकिन भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार राज्य सूची विषय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये भारतीय बैंक में अगर पैसा जमा करके ये नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। जन्म के द्वारा की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा की जा सकती है, या किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति ये किसको दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और इसी के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता इसी में आती है। ठीक है, तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 में आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं रहा? कौन सा जो है वो मौलिक अधिकार नहीं रहा? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो पहले मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो मौलिक अधिकार कौन नहीं रहा? अब संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचार में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अधिकार परीक्षा को। अधिकार परीक्षा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है, और संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को जो है ये भारतीय ये संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, अधिकार परीक्षा को। नेक्स्ट है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है ये किसके अंतर्गत की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत की गई है, और आर्टिकल 40 में ये पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है मौलिक अधिकार से किस प्रकार भिन्न है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो मौलिक अधिकार से भिन्न है, क्योंकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया।
नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, तो उसमें 10 आचार थे, लेकिन 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? संसद का हिस्सा नहीं होता है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, संसद में वोट दे सकता है। तो राष्ट्रपति जो है ये संसद का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये कैसे किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो आर्टिकल 55(3) के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुपातिक मत प्रणाली के अनुसार जो है ये एकल हस्तांतरित मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अनुपातिक मत प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा। तो ये दोनों ही आंसर इसका होना चाहिए। ठीक है, बी एंड सी। नेक्स्ट है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जाता है? तो अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद के द्वारा? तो राष्ट्रपति को जो है इसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। संसद इस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर इसके माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का जो कार्यपालिका अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी जो है वो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो संविधान में केंद्रीय सरकार की शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विरोध के आधार पर भी, बाह्य आक्रमण के आधार पर भी, युद्ध के आधार पर भी। तो इसका आंसर होगा डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन जो है वो राज्यों में लगाया जाता है? तो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो आर्टिकल 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल यानी कि गवर्नर के द्वारा, गवर्नर को रिपोर्ट मिलती है तो उसके द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। संविधान भारत के राष्ट्रपति को किस चीज़ का अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का देता है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो जो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार वो राज्य के राज्यपाल को दिया गया है, ना कि राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? क्षमादान करने का अधिकार प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का, आपातकाल की घोषणा करने का, अध्यादेश जारी करने का। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने का अधिकार है ये राष्ट्रपति को नहीं है, बल्कि इसको सदन के द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा बहुमत के साथ इसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति इसको, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकती है, ये संसद के द्वारा
जो है प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है। कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थन प्राप्त होगा, उसके बाद ही इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वो बिहार से थे। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये कथन सही है। और राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी कथन सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी कथन सही है। गलत कथन क्या है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, ये कथन गलत है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है, ना कि राष्ट्रपति इसका चुनाव करता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के सभापति। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्र दोनों सरकार का, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, बनाई जाती होती है, जो जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति। तो जो संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के, अध्यक्ष के या संसद के प्रति। गलत है, इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। मंत्रिमंडल जो उत्तरदायी होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है ये विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट है, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, कौन सा वाक्य सही है संसदीय व्यवस्था के विषय में? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो ये जो है कि इसमें सही कथन बताना है, तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ऐसा कुछ नहीं, गलत कथन है। कार्यपालिका जो है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह, ये भी गलत है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि कार्यपालिका जो है ये विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं है, राष्ट्रपति न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है। विधायिका जो है ये कार्यपालिका जो है ये विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। इसका आंसर ऊपर में से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो कहाँ पे हुआ है? तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, आर्टिकल 352 के खंड 3 में, ठीक है, 352 के खंड 3 में इसका प्रयोग किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति जो है आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करेगी। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल परामर्श देता है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी जो है ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल जो है ये परामर्श देता है। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया।
नेक्स्ट है लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो लोकसभा के चुनाव में कोई प्रत्याशी जो है वो अपनी जमानत तब खो देगा जब उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं हो। ठीक है, यहाँ 1/3, 1/4, 1/5 नहीं होगा, 1/6 भाग अगर मत उसको प्राप्त नहीं होगा तो वो जमानत खो देगा। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन है ये 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है और ये संशोधन करके इसको 2026 तक के लिए 2026 तक के लिए इसको आधार रखा गया है। नेक्स्ट है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किसके आधार पर किया गया है? 1971 की जनगणना के आधार पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो निम्नलिखित में से बताना है कि किसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी विधानसभा है, सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश की है, वहाँ 403 सीट है टोटल। लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से बताना है किस में ज़्यादा है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सीट संख्या है अरुणाचल प्रदेश की वो 60 है, हिमाचल प्रदेश की 68 है और मणिपुर की जो है वो 60 है। ठीक है, मेघालय की भी 60 है। तो यहाँ बताना सबसे अधिक किसकी है? तो सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश की है, 68। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति मनोनीत करता है सदस्यों को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 330 में। नेक्स्ट है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले उसको भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ही इसे भंग करेगा लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति उसकी इच्छा के अनुसार कर सकता है? नहीं। स्पीकर करेगा? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर या राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर? तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के वर्ष में जो है 2 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, 80। नेक्स्ट है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये 94 का है। तब बिहार झारखंड साथ हुआ करते थे। तो उस टाइम पे बिहार में जो लोकसभा की सीट थी वो 54 थी और महाराष्ट्र में 48 थी। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर ए होगा कि यहाँ पूछ रहा है दूसरे और तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे पे महाराष्ट्र। अभी के हिसाब से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि बिहार से अब झारखंड अलग हो गया है। तो अब अभी जो करंट में जो पहले स्थान पर है वो तो उत्तर प्रदेश ही है ही,
80 सीटों के साथ। और दूसरे नंबर पे जो है वो महाराष्ट्र है, बिहार तो हट गया तो अब महाराष्ट्र आ गया 48। और तीसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल है 42 सीटों के साथ। और बिहार को कितनी सीटें हैं? 40। नेक्स्ट है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? प्रत्येक राज्यों के लिए बराबर है? नहीं। उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, उनके क्षेत्रफल के अनुपात के स्थान पर, या उनके राजस्व के अनुपात के स्थान पर? तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन? तो राज्यसभा जो है कभी भी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निर्वित हो जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों के लिए होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्यों? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं इसके नहीं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य जो है वो प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो देखिए ये दोनों कथन सही है, ठीक है, बी और सी दोनों ही सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, अब आपने पढ़ा कि हाँ ये दोनों कथन सही है तो ऑप्शन डी मार देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कथन तो दोनों सही ज़रूर है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसके लिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए नहीं कि 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ये कथन सही है, लेकिन अस्थायी सदन क्यों कहा जा रहा है ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो अस्थायी सदन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80 के द्वारा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? संसद के सभी सदस्यों के द्वारा? नहीं। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा? नहीं। लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, या लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त दल के सदस्यों के द्वारा? गलत। लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ये 1999 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाँ अभी बताइए आप कमेंट में कि कौन है, मुझे इसका आंसर चाहिए। नेक्स्ट है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो अंतराल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। 2 बार बैठक होना अनिवार्य है साल में। नेक्स्ट है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो ये शून्यकाल वो टाइम होता है जब सभा शुरू करने से पहले का जो टाइम होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। तो वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल नहीं, प्रश्न उत्तर सत्र नहीं, ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। शून्यकाल वो काल होता है जब सभा स्टार्ट होने वाला होता है तो उसके पहले का जो काल होता है वो शून्यकाल होता है। नेक्स्ट है कि आम आदमी पार्टी क्या है? राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है? तो आम आदमी पार्टी जो है ये एक पंजीकृत पार्टी है, राज्य पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी, ये तीनों ही हैं। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है ये तब होता है संयुक्त अधिवेशन जब कोई विधेयक लाया जाता है और उस पर विचार करने के लिए
पारित करने के लिए उस पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है, मतलब कोई मतभेद हो गया, कोई विधेयक पास करना चाह रहा है सदन और कोई नहीं करना चाह रहा है, तो उस पर मतभेद जब होता है तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इसका आंसर होगा केवल 4। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट है दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये सबको पता है। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का राज्य कब बनाया गया? भारत का राज्य सिक्किम कब बना? तो सिक्किम 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1974 में राज्य बना, राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करके, संवैधानिक औपचारिकों को समाप्त करके, इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने बताया था क्वेश्चन पहले भी क्वेश्चन में कि अगर कोई राज्य का निर्माण करना है तो वो कैसे होगा? तो किसी भी राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण वो संसद के द्वारा होता है। संसद साधारण बहुमत के द्वारा किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। बिहार को काटकर या किसी भी राज्य को काटकर अगर कोई नया राज्य बनाना है तो वो संसद के द्वारा एक साधारण बहुमत से बनाया जा सकता है ना। इसमें ये राज्य विधानसभा में कानून पारित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राज्यपाल के अध्यादेश की भी ज़रूरत नहीं है, संवैधानिक को समाप्त करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन है? तो संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया था फरवरी 2000 में, और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो जस्टिस M.N. वेंकटचलैया थे। ठीक है, M.N. वेंकटचलैया थे। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी ये संविधान के द्वारा की गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के द्वारा हुई है। नेक्स्ट है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो अभी क्वेश्चन तो पुराना है, अभी रिसेंट में कितने हैं? 33 न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वो 65 वर्ष है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट है न्यायिक पूर्वालेखन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। नहीं। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। नहीं। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। नहीं। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पूर्वालोकन का यही अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय जो किसी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल जो है ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका किसमें सम्मिलित है? राज्यों की जो विधायिका है ये किसमें सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 160 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जहाँ पे इसका अस्तित्व है विधान परिषद का वहाँ विधान परिषद। तो राज्यों की जो विधायिका है वो किसमें सम्मिलित है? परिषद और राज्यपाल में, विधानसभा और विधान परिषद में, विधानसभा राज्यपाल में, या राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही है, यानी कि केवल 4 डी नंबर हमारा सही होगा।
आई थिंक गाइज़ आप लोगों को आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो भी बोल रही हूँ, तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कर लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट है, भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्य में जो विधान पालिका होता है उसका उच्च सदन कौन सा होता है? तो जहाँ पे राज्य विधान परिषद का अस्तित्व है तो वहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं, ठीक है। उसमें विधान परिषद जो है वो उच्च सदन माना जाता है, ठीक है। हर स्टेट में विधान परिषद नहीं है, आपको बता दूं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जहाँ इसका अस्तित्व है तो वहाँ पे विधान परिषद को उच्च सदन माना जाता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन नहीं किया जा सकता। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा के द्वारा, संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो किसी राज्य के विधानसभा की संरचना को विघटन किया जा सकता है संसद के द्वारा, ठीक है। संसद ही इसका विघटन कर सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? विधान परिषद किस किस राज्य में है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। तो ऑप्शन के हिसाब से जो विधान परिषद है वो सिर्फ बिहार में है, केवल 4। केरल, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में नहीं है। तो विधान परिषद कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है आर्टिकल 170। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो अगर वो पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र जो है वो स्पीकर वो उपाध्यक्ष को देगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 मामले में ये निर्णय दिया था कि 3 बार तलाक कहकर तलाक लिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो उच्च न्यायालय बताना ये कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए? तो जो इलाहाबाद है वो सिर्फ इलाहाबाद के लिए है। इसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है ये एक से अधिक राज्यों के लिए है। ये किस किस के लिए है? असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए। और मुंबई उच्च न्यायालय जो है ये महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा के लिए है। तो एक से अधिक पूछ रहा है तो गुवाहाटी और मुंबई ये दोनों ही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है इसका प्रकार क्या था? तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था इसका जो प्रकार था वो स्वतः अधिकार मुकदमा था। स्वतः अधिकार मुकदमा, जहाँ पे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की जो ज़मीन थी उसके संपत्ति पर लोग अपना अपना दावा पेश कर रहे थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 13। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को छीनती हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची का विषय क्या है? शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। भारत का जो संघीय वित्त आयोग है ये संबंध रखता है राज्य और केंद्र के बीच वित्त से। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना की गई थी 15 मार्च
1950 ईस्वी को इसका जो प्रधानमंत्री जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग आ चुका है। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। नेक्स्ट है, उच्च राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया। तो 12वीं और 13वीं लोकसभा के स्पीकर थे GMC बाल योगी, नाम याद रखिएगा, GMC बाल योगी थे। ये तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे, तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे, जो कि मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो किसी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल का दर्जा देने का आयोग चुनाव आयोग को है इसका अधिकार। नेक्स्ट है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, बिल्कुल सही। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, ये भी सही है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, ये भी सही है। तो चारों ही कथन हमारे सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? तो सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब जमा किया था? 1987 में। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत में जो चुनाव होता है इसका निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज्य विषय है। पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? पंचायती राज व्यवस्था के तहत किसका निर्माण हुआ है? ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देती है? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें 3 श्रेणियां होती हैं, सही है, 3 श्रेणी होती है, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय देना है, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी कथन सही है। इनमें से सभी सही हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली आती है, किसमें? ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है और जिला परिषद होता है। ग्राम पंचायत देखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, यहाँ जिला नहीं है, गलत। ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति है और जिला पंचायत है। ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति या जिला परिषद। तो देखिए, ग्राम पंचायत होता है, क्षेत्रीय पंचायत समिति होता है और जिला परिषद होता है। जो कि ग्राम पंचायत जो है ग्राम स्तर पर होता है, पंचायत समिति ब्लॉक पर और जिला परिषद जिला स्तर पर होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्राम वासियों में जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। नेक्स्ट है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत करनी पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की सहयोग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है? शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, लोगों की हिस्सेदारी का और सामुदायिक विकास का। ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। पंचायती राज को जो है भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992
2 के द्वारा जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस जगह पे प्रारंभ की गई? तो सर्वप्रथम जो है ये राजस्थान में प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, और दूसरा उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ परिवर्तित किया गया? राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की ये सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी ने की थी 1977 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा कार्य जो है स्थानीय स्वशासन के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। ठीक है, तो सार्वजनिक अनुशासन का जो रखरखाव है ये कार्यपालिका क्षेत्र में आता है, ना कि स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, ये कार्यपालिका क्षेत्र के अधीन आता है, स्थानीय स्वशासन के अधीन नहीं आता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली ये राज्य सूची का विषय है, पहले भी पढ़ा है हमने। नेक्स्ट है, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो कौन से राज्य हैं? बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इन सभी राज्यों ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्था में 50% का आरक्षण वैध किया है। सारे ही सही है, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? बिहार ने किया, मध्य प्रदेश ने किया और हिमाचल प्रदेश ने किया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज प्रणाली से। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण जो है जुडिशियल रिव्यू, ये पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है, ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? न्यायिक पुनर्विरक्षण, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ना कि पंचायती राज के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। कहाँ पे विधेयक लाया जा सकता है भारतीय संविधान के संशोधन के लिए? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में, या लोकसभा में या राज्यसभा में? तो संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जा सकता है वो या तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक जो है 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान संशोधन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के जो प्रथम सभापति थे वो काका साहेब कालेकर थे। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है? वीवीपीएटी का संस्करण कौन सा है? M3।
नेक्स्ट है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और ऑर्डर से संबंधित है। इसमें जो है वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये एक समान मतलब इन सबको जो है एक समान मतलब एक ही क्रम में रखा गया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वरीयता क्रम में पहले कौन आता है, तो पहले इसमें कोई बात का है ही नहीं, ये सब जो है एक ही क्रम में आते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ई नंबर आंसर इसका सही होगा। सो गाइज हमने पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस देख लिए बीपीएससी में जो भी अब तक पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा सही से आई थिंक बोल नहीं पाई, तो उसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।